हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड थ्योरी वेल्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। तो सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी वेल्डिंग विधि में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्पॉट वेल्डिंग में, टिग वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में या FCAW वेल्डिंग में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टिग वेल्डिंग होती है उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। और फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, टिग की फुल फॉर्म क्या होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिग वेल्डिंग में 0.9 मिलीमीटर माइल्ड स्टील वायर इलेक्ट्रोड को 1.2 मिलीमीटर माइल्ड स्टील वायर इलेक्ट्रोड में बदलने के लिए इनमें से किन दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे कि जो आपके पास में माइल्ड स्टील का जो आपके पास में इलेक्ट्रोड है उसका जो डायमीटर है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। तो किन किन वस्तुओं की आपको आवश्यकता होगी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट टिप और श्राउंड, इसके बाद है कॉन्टैक्ट टिप और ड्राइव रोलर, थर्ड है आपका गैस डिफ्यूज़र और ड्राइव रोलर, और लास्ट है आपका गैस बोतल और अर्थ क्लैम्प। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्टैक्ट टिप और ड्राइव रोलर। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपका, मिग और टिग वेल्डिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं कि दोनों ही वेल्डिंग की क्रियाविधि हैं। बिल्कुल सही है कि दोनों से आप क्या करते हैं, वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाती है दोनों के द्वारा ही। सेकंड ऑप्शन है, दोनों विधियां शिल्डिंग गैसों का प्रयोग करती हैं। तीसरा ऑप्शन है, दोनों को स्वचालित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि गीली सतहों पर किस प्रकार की वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा डाउट में है अभी, यदि आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वैसे जो इसका राइट आंसर है कि जितनी भी आपकी गीली सरफेस होती हैं, वेट सरफेस होती हैं, उसमें आप ऑक्सी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सी वेल्डिंग। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, टिग वेल्डिंग की तुलना में मिग वेल्डिंग है। अब ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, अधिक महंगी। दूसरा ऑप्शन है, उपयोगकर्ता के कम अनुकूल और स्वचालन में कठिन। तीसरा ऑप्शन है, उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल और स्वचालन में आसान। और चौथा ऑप्शन है आपका, अधिक सुचारू और सटीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो वेल्डिंग करता होगा उसके अधिक अनुकूल होती है और अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है ये आसानी से चल जाती है। स्वचालन में मतलब आसान होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग की गई जगह पर इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब आप स्टेनलेस स्टील के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा है, ऑक्साइड हटाने के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। तीसरा है आपका, पिकलिंग लेप का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है आपका, जंग से बचने के लिए तेल लगाया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पिकलिंग लेप का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि ये जो है आपका पिकलिंग लेप एक प्रकार का आपका ट्रीटमेंट होता है या फिर कह सकते हैं उपचार होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको रिमूव करते हैं। जैसे दाग हो गया, कोई जंग, इस तरह का मतलब कुछ भी अगर हो जाता है तो उसको हम हटाते हैं इस ट्रीटमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का घोल होता है जिसमें आपका एसिड होता है। तो आपको याद रखना है, पिकलिंग लेप का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील के ऊपर वेल्डिंग करने के बाद, ताकि दाग धब्बे, जंग वगैरह आदि को रिमूव किया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिग वेल्डिंग के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, अधिक महंगी होती है। दूसरा ऑप्शन है, मिग बहुत महंगी आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं में से एक है। तीसरा ऑप्शन है, मिग पर बहुत अधिक साफ वेल्डिंग प्रक्रिया है।
और चौथा ऑप्शन है मिग का निर्माण एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ होता है। अब देखिए पूछा क्या कि गलत कथन का चयन करना है, जो आपका गलत है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत है कि मिग एक बहुत अधिक साफ वेल्डिंग प्रक्रिया है। ऐसी कोई भी वेल्डिंग नहीं होती जो बिल्कुल सही और साफ तरीके से की जा सके, तो ये कथन जो है इसमें गलत है। अगला प्रश्न आपका कि वेल्डिंग करते समय आपको नायलॉन के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। अब देखिए जब आप वेल्डिंग करते हैं तो नायलॉन का जो कपड़ा होता है वो आग को जल्दी से पकड़ लेता है, इसलिए आपको अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें दिया गया है, क्योंकि यह आसानी से आग पकड़ लेता है और आपकी त्वचा को जला सकता है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिक वेल्डिंग का प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं भोजन उद्योग, ऑटोमेटिव उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग और एरोस्पेस उद्योग। तो टिक वेल्डिंग का जो उपयोग है वो एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। मींस जो आपके स्पेस व्हीकल्स होते हैं वहाँ इस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि जितने भी आपके टूल्स और डाइस होते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए हम टिग वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिग वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं एक ऐसी गैस जो दरार होने देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है एक ऐसी गैस जो किसी गर्म न्यूट्रल फ्लेम को जलाने पर पोरोसिटी की रक्षा करती है, तीसरा ऑप्शन है एक ऐसी गैस जो दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती और एक अच्छी वेल्डिंग में मदद करता है, चौथा ऑप्शन है एक ऐसी गैस जो वेल्ड किए जाने वाले हिस्से को गर्म कर देती है और एक अच्छी गुणवत्ता वाले वेल्ड करने का कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि क्या होती है, ये एक ऐसी गैस है जो दूसरों के साथ में क्रिया नहीं करती, दूसरे पदार्थों के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती और वेल्डिंग करने में क्या करती है, मदद करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि वेल्ड बैकिंग का प्रयोग एक प्रक्रिया के साथ किया जाता है जो एक पृथक फ्लक्स और इलेक्ट्रोड का प्रयोग इनमें से किसके लिए करती है। देखिए वेल्ड बैकिंग होता क्या है, वेल्ड बैकिंग एक तरह से वो मटेरियल होता है जिसको आप दो धातुओं का जहाँ वेल्ड करना होता है उनको सपोर्ट करने के लिए बैकिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास में मान लीजिए कि मेरे पास में दो अलग अलग जॉब हैं या दो अलग अलग प्लेट्स हैं, इनको मुझे वेल्ड करना है, तो क्या करेंगे, बैकिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इसको नीचे रख दूंगा, जब मतलब जहाँ पर आपका दोनों धातुओं का जॉइंट आएगा उसके नीचे मैं बैकिंग को रख दूंगा और उसके बाद में वेल्डिंग करना स्टार्ट करूँगा, ताकि जो आपका मोल्टन मटीरियल होता है वो क्या करे, उसके अंदर जमा रहे, मतलब उसका नीचे बहाव ना हो। तो इसलिए आप क्या करते हैं, बैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, तो किसके लिए करते हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, उच्च द्रव्य वेल्ड पुल में मदद करता है, इसलिए यह जोड़ लगाने में सही रहता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि पेनिट्रेट टेस्टिंग में पेनिट्रेटिंग द्रव्य डाई का प्रयोग करते हैं जिसका उपयोग सही ढंग से सतह के निर्माण के लिए किया जाता है। डाई को अनियमित में निम्न में से किस कार्य के लिए खींचा जाता है। देखिए पेनिट्रेशन जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि आपकी जॉब जो है उसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं है, पोरोसिटी तो नहीं है, लीक तो नहीं है प्रोडक्ट में, तो इसलिए आप क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूछा गया कि डाई को अनियमित में से निम्न में से किस कार्य के लिए खींचा जाता है, तो ये होता है आपका कैपिलरी के लिए, मीन्स जो आपका वॉइड्स हो जाते हैं या फिर क्रैक्स हो जाते हैं तो क्या होता है उसमें जो आपका पता चल जाता है आपको। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है आपका, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में इनमें से किसकी सैद्धांतिक रूप से कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं स्लैग बाथ तापमान, स्लैग खपत की दर, तीसरा है आपका वेल्ड बिट की मोटाई और चौथा है आपका धातु निक्षेपण की दर की। तो पूछा क्या है कि इनमें से किसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब उसको आप कितना यूज़ कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वेल्ड बिड की मोटाई की। इसमें आपको नहीं पता होता कि वेल्ड बिड जो होती है कितनी मोटाई की आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि वेल्डिंग करते समय
सही लेंस सेड नंबर का चयन इनमें से किस पर निर्भर करता है। लेंस सेड नंबर क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं या फिर आप कटिंग करते हैं किसी मटेरियल की, तो आपने देखा होगा आप शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो होता है आपका एक लेंस टाइप का वो या फिर काला सा एक छोटा सा कांच होता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, लेंस साइड नंबर। लेंस साइड नंबर में क्या होगा, अब आपके पास में जैसे जैसे आपका लेंस साइड जो है उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसकी डार्कनेस जो है बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी अंधेरे की मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। ये आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी आंखें जो हैं सुरक्षित रहें, उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। और क्या होता है कि यदि आप सही साइड नंबर चुनते हैं वेल्डिंग करने में या फिर कटिंग करने में, या फिर कह सकते हैं कि वेल्डिंग का कोई भी काम करने में यदि आप सही साइड नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं। और ये जो नंबर होते हैं आपके 2 से लेकर 14 नंबर तक आपके होते हैं लेंस साइड नंबर। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे डार्कनेस जो है बढ़ती चली जाती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, लेंस साइड नंबर का चयन इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो ये जो नंबर होता है ये आपका निर्भर करता है कि वेल्डिंग में जो आपका करंट है उसकी मात्रा कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका सबमर्ज्ड आर्क प्रक्रिया का गुण इनमें से है। ऑप्शन दिए गए हैं उच्च वेल्डिंग करंट, अपवादिक रूप से स्मूथ बिड, तीसरा ऑप्शन है गहरा प्रभाव, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोलंबियम के जैसी उच्च तापमान वाली धातु इनमें से किसके द्वारा आसानी से वेल्ड की जा सकती है। उच्च तापमान वाली धातु को आप किसके द्वारा वेल्ड करते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं मिग वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग या फिर फ्लैश वेल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इसमें देखिए होता क्या है कि जो आपकी इसमें क्या होते हैं, जो आपकी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जो आपके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस वेल्डिंग का जो आप इस्तेमाल होते हैं वो वैक्यूम प्रेशर की उपस्थिति में ही करते हैं। मीन्स क्या होता है आपका कि जो बीम होती है वो इधर उधर ना हो, क्योंकि उसकी जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी। और इसको आप कहाँ करते हैं, वैक्यूम में, मीन्स निर्वात में इस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि विद्युत आग लगने पर कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि बिजली से लगने वाली आग है तो उसमें आप कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी व क्लास डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लास डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युतीय प्रतिरोधक सीम वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पॉइंटेड इलेक्ट्रोड, फ्लैट इलेक्ट्रोड, डोम्ड इलेक्ट्रोड या फिर डिस्क इलेक्ट्रोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिस्क इलेक्ट्रोड, या फिर इसको आप कह सकते हैं व्हील शेप्ड इलेक्ट्रोड। मीन्स जो आपका पहिया होता है उसके आकार का इलेक्ट्रोड। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फ्लैश बर्न है। फ्लैश बर्न क्या है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं गंभीर सनबर्न का दूसरा नाम, दूसरा ऑप्शन है बेयर स्किन के संपर्क में वेल्डिंग आर्क द्वारा जलना, तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग आर्क द्वारा पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों की जलन, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका वेल्डिंग आर्क के बहुत गर्म हो जाने के कारण उपकरणों और कपड़ों का नुकसान। तो फ्लैश बर्न क्या होता है आपका, वेल्डिंग आर्क द्वारा पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों की जलन। अब देखिए जलने की चोट की वजह से तो क्या होता है आपका फ्लैश बर्न होता है। यदि आपका कहीं से जल जाता है, जलने के कारण जो आपकी चोट लगती है उसी को आप क्या कहते हैं, फ्लैश बर्न कहते हैं, जो कि प्रकाश की तेज चमक या फिर हाई वोल्टेज करंट फ्लो की वजह से ये आपका जो रोग है वो हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा कभी कभी जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल लाल हो जाती है और उनमें जलन होने लगती है, आंखों से पानी निकलने लगता है। तो वही क्या होता है आपका फ्लैश बर्न कहलाता है। क्योंकि जो आपकी ये इसमें जो तरंगे निकलती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही हाई कैपेसिटी की होती हैं,
तो क्या करती हैं, ये आपकी आंखों को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्य आपूर्ति से सीधे जोड़कर वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं की जाती है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं अधिक करंट को उत्पन्न करना अकर्ण व्यवहारिक है, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग मशीनों का प्रयोग करना चालन में है, चौथा ऑप्शन है इसकी वोल्टेज बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अधिक करंट को उत्पन्न करना अस्थिर व्यवहारिक है। अकर्ण का मतलब क्या होता है, अस्थिर। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया साधारणतः निर्भर करती है। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, फोर्जिंग दबाव की क्रिया, ओहमिक प्रतिरोध, ऊष्मा निर्माण या फिर ऊष्मा निर्माण और फोर्जिंग दबाव की क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊष्मा निर्माण पर भी निर्भर करती है और फोर्जिंग दबाव की प्रक्रिया पर भी या क्रिया पर भी निर्भर करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि मैनुअल धातु, आर्क पदार्थ और फ्लक्स के स्ट्रिप्ड को टिग वेल्डिंग के लिए फिलर वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें आप पाते हैं कि यह बहुत महंगा है, वायर बहुत मोटी होगी, धातु संरचना गलत हो सकती है या फिर वायर बहुत छोटी होगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपकी जो धातु की संरचना है वो गलत होने की संभावना रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गामा किरणों की भेदन शक्ति को इनमें से क्या निर्धारित करता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं समय, आइसोटोप का प्रकार, स्रोत से फिल्म की दूरी या फिर स्रोत की मजबूती। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि गामा किरणों की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो आइसोटोप के टाइप के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया को सबमर्ज्ड करके बट वेल्ड बनाते समय निम्न में से कौन सा कारक विवेचनात्मक है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रूट गैप सहन शक्ति, दूसरा ऑप्शन है भेदन कोण, तीसरा ऑप्शन है रूट फेस चौड़ाई, चौथा ऑप्शन है गैस कट फिनिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए रूट गैप सहन शक्ति। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए निम्न में से कौन सी कटिंग प्रक्रिया उपयुक्त है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए प्लाज्मा कटिंग प्रक्रिया उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में जोड़ लगाते समय अंतरापृष्ठ पर धातु कौन सी अवस्था में होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं इलास्टिक, प्लास्टिक, द्रव्य या फिर इंटरक्रिटिकल। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक स्टेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु अचुंबकीय है। ऑप्शन दिए गए हैं 4% क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, दूसरा ऑप्शन है 12% क्रोमियम स्टील, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है 9% निकिल स्टील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष रूप में कार्बन मैग्नीज स्टील के लिए इंटरपास तापमान को अधिकतम करने से हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑप्शन पूछे गए हैं इसमें, बहुत अधिक पोरोसिटी, यह जल सकता है, कम ठोसपन या फिर अधिक मजबूती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम ठोसपन, मीन्स उसकी जो हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 25 मिलीमीटर मोटाई वाली कार्बन स्टील बट वेल्ड के लिए बैंड टेस्ट का सहारा लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग इंटर रन फ्यूजन की कमी प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं साइड बैंड प्रयोग, रूट बैंड प्रयोग, फेस बैंड प्रयोग या फिर गाइडेड बैंड प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा साइड बैंड प्रयोग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी रेडियोग्राफ की सूक्ष्मग्राहिता मीन सेंसिटिविटी को जांचा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं एक डेसिटोमीटर का प्रयोग कर, एक इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का प्रयोग कर या फिर प्रयोग किए जा चुके केवीए से या फिर स्रोत या प्रयोग की गई दूरी का वर्क स्टैंड ऑफ। तो रेडियोग्राफ की जो सेंसिटिविटी होती है उसको एक इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का प्रयोग करके जांचा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि आप किसी वेल्डर को कैडमियम चढ़ी हुई मशीन पर आर्क वेल्डिंग करते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे।
देखिए कैडमियम जो होता है आपका किसी भी स्टील सरफेस पर कोटिंग का कार्य करता है, जो कि क्या करता है आपको धूल मिट्टी डस्ट या फिर कह सकते हैं जंग वगैरह से दूर रखता है आपकी किसको, स्ट्रक्चर को, या फिर जो आपकी मशीनें वगैरह होती हैं जिसके ऊपर भी कैडमियम चढ़ा होता है। तो इसमें पूछा है आपसे कि यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैडमियम चढ़ी हुई मशीन पर वेल्डिंग करता है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको वेल्डिंग करने से रोक देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है, उसको आप वैक्यूम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पर आपका ना तो हवा होगी और ना किसी तरह का कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थर्मिट वेल्डिंग इनमें से किसका प्रकार है। ऑप्शन दिए गए हैं गैस वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, प्रतिरोधक वेल्डिंग या फिर आर्क वेल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्यूजन वेल्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न ऊष्मा निम्न में से किसके समानुपाती होती है। तो जितनी भी आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान, वो आपका जो करंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा करंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस नहीं है। अब देखिए निष्क्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन, ऑर्गन और हीलियम जो है आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी भी गैस के साथ में क्रिया कर लेती है, तो इसलिए क्या है, निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग का जो प्रयोग आप करते हैं वो करते हैं जितनी भी आपकी पतली धातुएं होती हैं उनको वेल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टील रेलिंग में कौन सी वेल्डिंग की जाती है। अब इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए वो क्या होता है, आप स्टील रेलिंग के लिए टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, बट आपका जो ये क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या है, थर्मिट वेल्डिंग। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, पर जो होगा इसका राइट आंसर वो क्या होगा, टिग वेल्डिंग होगा, कि स्टील रेलिंग में आप टिग वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए है, बट आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो थर्मिट वेल्डिंग दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि विद्युतीय पुर्जों को जोड़ा जाता है। विद्युतीय पुर्जे जो होते हैं उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, स्पॉट वेल्डिंग द्वारा, सोल्डरिंग द्वारा, ब्रेजिंग विधि द्वारा या फिर आर्क वेल्डिंग द्वारा। तो विद्युतीय पुर्जे जो होते हैं उसको सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि स्टील पाइपों में वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग विधि से की जाती है। अब देखिए स्टील पाइपों में जो आप वेल्डिंग करते हैं उसके लिए आप कौन सी वेल्डिंग इस्तेमाल में लाएंगे, आर्क वेल्डिंग को इस्तेमाल में लाते हैं। आर्क वेल्डिंग के अलावा यदि आपको ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर मिग वेल्डिंग या फिर टिग वेल्डिंग, इनको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आपको याद रखना है आर्क वेल्डिंग के अलावा टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग भी जो है स्टील पाइपों में वेल्डिंग के काम में लाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्कुलेशन के दौरान निम्न में से कौन सा 100 फ्लक्स महीन कणों में टूटता है। तो जो आपका एग्लोमरेटेड फ्लक्स होता है वो क्या होता है, महीन कणों में टूट जाता है, किसके दौरान, सर्कुलेशन प्रोसेस के दौरान। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एग्लोमरेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइब्रेशन लोडिंग के लिए किसी हिस्से की जांच करने के लिए उपयुक्त यांत्रिक प्रयोग होगा। मीन्स आप वाइब्रेशन लोडिंग के लिए या फिर उसके किसी हिस्से की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल में लाते हैं, तो आप इसके लिए फटीग टेस्ट जो है वो प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वेल्ड के अति सूक्ष्म परीक्षण के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट करते हैं आप वो किस लिए करते हैं, ग्रेन साइज़ को पता लगाने के लिए या फिर उनकी जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि अति सूक्ष्म परीक्षण के उद्देश्य में से एक उद्देश्य क्या है, ब्रेन साइज़ की जांच करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि किसी आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रति मिनट डिपॉजिट किए गए वेल्ड धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं फिलिंग दर, डिपोजिशन दर, वेल्ड डिपोजिशन और वेल्ड ड्यूटी चक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिपोजिशन दर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा स्रोत और बहुत अधिक दबाव को जोड़ने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को कहते हैं। फोर्ज वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या फिर इंडक्शन वेल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्ज वेल्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पतली प्लेटों पर वेल्ड करते समय विरूपण को निम्न में से किसके द्वारा कम से कम किया जा सकता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, दोनों तरफ से वेल्डिंग करके, वी की अपेक्षा यू आकार का प्रयोग करना, पीछे मजबूत सहारा देकर या फिर बैक स्टेप वेल्डिंग का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैक स्टेप वेल्डिंग का प्रयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेल्डिंग से पहले एक निम्न मीन्स एक लो कार्बन वाली स्टील की ऊष्मा देने से निम्न में से किसका खतरा कम हो जाता है। यदि आप लो कार्बन वाली स्टील की ऊष्मा दे देते हैं तो किस चीज़ का खतरा कम हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं पोरोसिटी का, बहुत अधिक विरूपण का, हैज क्रैकिंग का या फिर फ्यूज़न की कमी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें हैज क्रैकिंग का जो खतरा है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हीट इफेक्टेड जोन, हैज की फुल फॉर्म क्या होती है, हीट अफेक्टेड जोन। आपने देखा होगा जब आप वेल्डिंग करते हैं, यदि आपकी वेल्डिंग रोड जो है वो एक जगह आप रख लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी जो धातु होती है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वहाँ से वो कमज़ोर होने लगती है और उसका जो टूटने का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी पदार्थ का गुण जो कि वेल्डिंग में होने वाले विरूपण पर बहुत प्रभावशाली होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, उसमें प्रसार गुणांक, प्रत्याशा का मॉड्यूल्स या फिर उसमें संचालन गुणांक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, उसमें प्रसार गुणांक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स प्रकृति में प्रतिरक्षित है। दूसरा ऑप्शन है आसानी से पिघलता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है निम्न विद्युतीय प्रतिरोध रखता है या फिर उच्च विद्युतीय प्रतिरोध रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्च विद्युतीय प्रतिरोध रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थर्मिट वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली अभिक्रिया होती है। तो थर्मिट वेल्डिंग में आप प्रयोग करते हैं वो क्या प्रयोग करते हैं, एक्सोथर्मिक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियोग्राफिक में, अल्ट्रासोनिक में, डाई पेनिट्रेट में या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्ट्रासोनिक में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रश्नों को।